आषाढ़ महीने का मध्य चल रहा था, लेकिन इस बार अब तक ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। मैं हमारी छत वाले कमरे में बैठा आसमान देख रहा था। तभी सीढ़ियों पर किसी के तेज कदमों की आहट सुनकर पीछे मुड़ा तो देखा पुहुल कमरे में दाखिल हो रहा है। आते ही बोला, जल्दी चलो, अरण्य दादू आए हैं, तुझे बुलाने को कहाँ है। अरण्य दादू वास्तव में पोटाई के दादा हैं। पेशे से वे एक फॉरेस्ट रेंजर थे। अपनी लंबी सेवा के दौरान उन्होंने कई जगहों की यात्रा की थी। हर 4 महीने पर वे पोटाई के घर आते और हमें अद्भुत कहानियां ही सुनाते। पिछली बार वे आते समय समुद्रगढ़ की जमींदार हवेली में हुई एक भूतिया घटना बता गए थे। हम जैसे ही पोटाई के घर पहुंचे, उसी समय बारिश के बड़े बड़े फूंटे गिरने लगे। घर के सामने की बरामदे में बाकी सब पहले से मौजूद थे। सजने को चिप्स खाना बहुत पसंद है। जैसे ही उसने चिप्स का पैकेट खोला, वह खाने लगा। एक कुर्सी थी जिस पर दादू बैठने वाले थे। मैं और पुहुल जैसे ही बैठे, अरण्य दादू कॉफी का कप हाथ में लेकर आ गए और सीधे हमसे बोले, तो फिर सब कैसे हो, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है दादू, बहुत बढ़िया। और सजने, तूने कुछ नया खाया या वही पुराना चबा रहा है। सजने चिप्स चबाते हुए बोला, मैं क्या गाय हूं जो चबाऊं। पोटाई पीछे से कुछ बोलकर उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उन्हें रोक दिया। अरण्य दादू कॉफी की एक चुस्की लेकर बोले, चलो आज तुम्हें एक अलग कहानी सुनाता हूं। उस समय मेरी पोस्टिंग सुंदरबन में थी। चामटा में मेरा ऑफिस था। तुम्हें पता ही है, भारत में सुंदरबन जैसा सुंदर और रहस्यमयी इलाका और कोई नहीं है। उस पूरे क्षेत्र में बाघों का आतंक उस समय अब से कहीं ज्यादा था। सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि चोर शिकारी भी बड़ी तादाद में थे। कुछ दिन पहले हमें वहां एक वृद्ध और परिचित बाघ की लाश मिली थी। वो बाघ शिकारी की गोली से मारा गया था। जैसे ही गार्ड वहां पहुंचे, शिकारी उसे छोड़कर भाग गए। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि एक गार्ड आया और बोला, सर आपके लिए फोन आया है, बड़े साहब बात करना चाहते हैं। चामटा के बड़े साहब असीम गांगुली बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। अगर काम में थोड़ी भी लापरवाही पाते तो तुरंत फटकार लगाते। मैंने तुरंत फोन उठाया और बड़े साहब ने बताया कि जिस गिरोह ने उस बाघ को मारा है, आज वे तेतुल बांकी के चर में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, फौरन पहुंचे और उन्हें पकड़ो। मैंने कहा, ठीक है, अभी निकल रहा हूं। इतना कहते ही बिजली तेज गड़की और पोटाई के CFL बल्ब की रोशनी अचानक चली गई। पूरा इलाका लोड शेडिंग में डूब गया। बादलों की वजह से अंधेरा बहुत जल्दी घिर गया। कुछ ही देर बाद पोटाई की दीदी बड़ी सी कटोरी लेकर आई, जिसमें मुरमुरे, मुड़ी हुई चावल की सफेद घास डाली हुई थी और एक दीवार गिरी छोटी सी टेबल लाइट लेकर आई। दादू कुर्सी से उठे, एक मुट्ठी मुरमुरा मुंह में डाले और कहानी फिर शुरू की। मैंने 2 फॉरेस्ट गार्ड्स, विकास और इस्माइल को साथ लेकर निकलना शुरू किया। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हमारी नाव कालिंदी नदी पर उतरी। उस समय नदी में काफी पानी था और नाव लहरों में झूल रही थी। शाम हो चुकी थी और चांद की हल्की रोशनी नदी और झाड़ियों पर पड़ रही थी। करीब 20 मिनट बाद हम एक पतली नहर में घुसे। यही थी कुमीर मारी की खाड़ी, जो तेतुल बांकी के चर पर खत्म होती थी। ये इलाका किसी अच्छी छवि वाला नहीं था। बाघों का आतंक यहाँ बहुत ज्यादा था। दिन में भी जब लोग यहाँ से गुजरते थे तो अक्सर किसी द्वीप पर एक लकड़ी की छड़ पर बांधा फटा हुआ शर्ट या गंजी का टुकड़ा देखा जाता था। इसे इस इलाके का सबसे डरावना निशान माना जाता था। मैंने पूछा, दादू ये निशान इतना भयानक क्यों? दादू बोले, यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत आसान नहीं। यदि कोई व्यक्ति किसी द्वीप पर बाघ से मारा जाता है तो उसके साथ ही उसकी कोई चीज जैसे कपड़े का टुकड़ा लकड़ी की छड़ से बांधकर वहां गाड़ देते हैं। इसका मतलब होता है कि वहां किसी इंसान को बाघ ने मार दिया है। सुंदरबन के कई द्वीपों पर पुराने टूट फूट गए कुटी या हवेलियां थीं। ज्यादातर अंग्रेज हैमिल्टन साहब के जमाने की बनी थी। तेतुल बांकी के चर पर भी ऐसी ही एक हवेली थी। हम आशा करते थे कि शिकारी वहीं छिपे होंगे, तो हम उसकी ओर बढ़े। शाम का अंधेरा झाड़ियों के बीच उस हवेली को किसी प्राचीन प्राणी की तरह खड़ी दिखा रहा था। उसमें न दरवाजे थे न खिड़कियां। हमने बहुत सावधानी से चुपचाप अंदर जाने का फैसला किया, पर अंदर हमें कुछ नहीं मिला। सिर्फ कुछ
चूहे और चमगादड़। हमने दिमाग में सोचा शायद शिकारी पहले ही भाग गए, लेकिन जब एक बार आ ही गए तो सोचा थोड़ी देर इंतजार कर ही लेते हैं। मैं, विकास और इस्माइल एक कमरे में बैठे चुपचाप इंतजार कर रहे थे। विकास पहले बोला करते थे, लेकिन उनका इकलौता बेटा गदाई बाघ का शिकार बन गया था। इसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली। इस्माइल हमारी नाव का ड्राइवर था। शाम जैसे जैसे गहराती गई, जंगल की आवाज़ों ने जीवन पाना बंद कर दिया। पेड़ों के बीच झिंगुरों की आवाज़ें रुकी और हिरण की मृग मरीचिका जैसी आवाज़ भी कहीं से आई। मैंने टॉर्च जलाई और घड़ी देखी, 8 बज चुके थे। दादू कुछ देर रुके और पानी पीकर फिर बोले। विकास बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं उसे रोक ही रहा था कि अचानक बाहर सन्नाटा छा गया। सभी कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ें रुक गईं। तभी हमें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। खालों पर पानी की आवाज़ पार करते हुए एक अस्पष्ट स्वर, बाबा मैं हूं तुम्हारा गदाई, मेरे पास आओ बाबा। ऐसा लगा जैसे हवा खुद उस आवाज़ को हमारे कानों तक लाए। विकास का चेहरा रंगा पड़ा था। वह खिड़की की ओर नजर लगाए खड़ा रहा और फिर बोला, रुक गदाई, आ रहा हूं, और फिर भागकर कमरे से बाहर निकल गया। इस्माइल भी चिल्ला उठा, सर्वनाश सर, जल्दी चलिए। मैं बाहर आया। अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और उस आवाज़ का गूंजन अब भी नजदीक आ रही थी। बाबा मैं हूं, मैंने अचानक इस्माइल से पूछा। गदाई कौन है और विकास ऐसा क्यों भागा? इस्माइल ने बताया, सर गदाई विकासदा का बेटा था। पिछले साल बाघ ने उसे मारा था। ये एक भूत हो सकता है सर, जल्दी चलिए, नहीं तो विकासदा को बचा नहीं पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। विकास दौड़ता हुआ हवेली के पीछे गया। उधर जंगल गहराया हुआ था। इस्माइल उसके पीछे लग गया। जैसे ही मैं उनका पीछा करने ही वाला था, अचानक जोरदार बाघ का रौंद पटक्का हुआ। पूरा द्वीप कांप उठा और उसी क्षण मैंने देखा एक विशाल बाघ विकास की गर्दन पर झपटा खाने लगा। एक पल में वह गायब हो गया। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। दादू ने कहानी वहीं रोक दी। हम सब उनके चारों ओर सन्नाटे में बैठे थे। हम सभी एक साथ बोले, और बताइए क्या हुआ फिर? दादू ने फिर हल्की आह भरे और बोले, जब मेरी स्मृति लौटी तो पाया इस्माइल खाल से पानी ला रहा था और मेरे सिर पर पानी डाल रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया। मेरा सिर चक्कर खा रहा था। मैंने जो मांस मूरत अवशेष देखा था वह वहां नहीं था। वह सब गायब था। झींगुर और कीटों की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। हमने विकास की लाश बहुत ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। वो अदृश्य हो गया। तब हम वापस लौट आए। दादू ने कहानी पूरी करते हुए फिर चुप्पी साधी। बारिश अभी भी हल्की फुल्की चल रही थी। दीवार गिरी की रोशनी में हमें पोटाई के गुलाब के पेड़ पर टिमटिमाती रात की बूंदें दिखाई दी। पोटाई ने पूछा, दादू क्या वह वही बिना पूंछ वाला बाघ था जिससे आपने बताया था आपने उसे देखा था? दादू ने हंसते हुए जवाब दिया, बताया ना मैंने, उस बाघ की लाश हमने देखी थी। वह भी बिना पूंछ वाला था और वही बाघ जिसने विकास को उठा लिया था उसका भी पूंछ नहीं था। इतना कहते ही वहां एक तेज बिजली चमकी और एक झोंके जैसी हवा फिर दीवारगिरी बुझाकर चली गई और हम सब वहीं ठहरे। एक अजीब सी थरथराहट और रहस्य के बीच बारिश की फुसफुसाहट में छिपी उस रात के साथ